राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, तो आपको बता दें राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हम शासन प्रणालियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं मेरे दोस्त? हम हमेशा अक्सर शासन प्रणालियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसका अध्ययन करते हैं? शासन प्रणाली, शासन प्रणाली, प्रणाली का अध्ययन करेंगे। इसमें से पहली जो शासन प्रणाली होगी वो लोकतंत्र, लोकतंत्र, अरे लोकतंत्र शासन प्रणाली के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। लोकतंत्र वर्सेस राजतंत्र शासन प्रणाली, राजतंत्र शासन प्रणाली, इसके बारे में हम जानेंगे कि लोकतंत्र शासन प्रणाली क्या होती है और राजतंत्र शासन प्रणाली क्या होती है, दोनों में अंतर क्या होती है। हाँ, अगर आप यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे होते तब तो यहां साम्यवादी और भी कई विचार उभर के आ जाते, उदारवाद निकल के आ जाता, लेकिन उन सब की तरफ नहीं जाना है। केवल हमें बेसिक रहना है तो हम लोकतंत्र के बारे में केवल एक अध्ययन मात्र करेंगे। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ, जब यहां पर दूसरी तरफ हम देखेंगे संघात्मक शासन प्रणाली, शासन प्रणाली, प्रणाली के बारे में। ठीक है, संघात्मक के साथ साथ हम देखेंगे एकात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, ये केवल हम राजनीतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, हम देखेंगे संघात्मक एकात्मक के बाद संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, और संसदीय के बाद में हम देखेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अगर हमने इतनी शासन प्रणालियों का ही अध्ययन कर लिया राजनीतिक विज्ञान में, तो हम भारतीय संविधान को समझ सकते हैं। क्या हमारे संविधान निर्माताओं का मूल उद्देश्य क्या था और किस तरीके से इस संविधान का निर्माण किया था? क्यों हमारे भारतीय जो संवैधानिक निर्माता थे उनके सामने मूल अधिकार का जब सवाल गया होगा तो उन्होंने किस तरीके का विचार रखा होगा, वो किस मंथन की तरफ गए होंगे? क्यों भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसी चीजें दी गई? सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो जाता है कि राष्ट्रपति को किस प्रकार की शक्तियां दी गई, राष्ट्रपति का जो पद है वो किस शासन प्रणाली के तहत में लिया गया है। हमें यह भी देखना पड़ेगा प्रधानमंत्री के पास में, हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास में किस प्रकार की शक्ति है। हमें यह भी समझना होगा कि हमारी संसदीय जो शासन प्रणाली है उसके तहत में संसद के पास में क्या शक्तियां मौजूद हैं, किस तरीके से वह किसी विधेयक या कौन कौन सी उसके अंदर समितियों का निर्माण किया जाता है। क्या संसद कभी संविधान को समाप्त कर सकती है? न्यायपालिका आखिर संविधान की निगरानी क्यों करता है? इसके पीछे का कारण क्या है? सवाल तो जब हम ये शासन प्रणाली का अध्ययन कर रहे होंगे तो लगातार उठते चले जाएंगे और उन सभी सवालों का उत्तर हम शासन प्रणाली के माध्यम से अपने भारतीय संविधान को जब हम समाप्त करेंगे तो बारी बारी से हमको मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक, मोटा मोटी
आप इसके इंट्रोडक्शन से परिचित हो गए। चलिएगा, अब हम सीधा चलते हैं लोकतंत्र। किसकी बात कर रहे हैं? लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आप इस शब्द को बाखूबी परिचित होंगे, सुना भी होगा। तो आखिर ये लोकतंत्र है क्या? ये डेमोक्रेसी है क्या? और आखिर दुनिया को ये लोकतंत्र की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे का कारण क्या है, यह समझना अति आवश्यक है। क्योंकि ये अगर हम शासन प्रणाली देखें तो महज 300 वर्ष पहले ही इस शासन प्रणाली का जन्म हुआ है। इससे पहले भी शासन की व्यवस्था थी, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे चीन की तो बात छोड़िए, जापान वो श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, सब जगह आप देखेंगे इससे पहले भी शासन का संचालन हो रहा था। कोई किसी माध्यम से कर रहा था तो कोई किसी माध्यम से कर रहा था। किसी देश में राजतंत्र व्यवस्था थी तो कहीं पर आप देखेंगे धर्मतंत्र के माध्यम से शासन का संचालन हो रहा था, तो कहीं आप देखेंगे भीड़ तंत्र शासन व्यवस्था के माध्यम से शासन का संचालन हो रहा था, तो कहीं आप देखेंगे लाल लफीता शासन प्रणाली के माध्यम से शासन का संचालन हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में आधुनिकता का बिगुल बजता है, वैसे वैसे दुनिया के सभी देश अपने आप को लोकतांत्रिक रास्ते पर लाने के लिए सफर तय करने लगते। तो आखिर ये लोकतंत्र है क्या और इसकी शुरुआत कहां से हुई? आपके अंदर ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, और उठ रहा है तो अच्छी बात है। आप सोच रहे होंगे कि आरओ यारो में इसकी जरूरत क्या है, आप मुख्य परीक्षा पढ़ाने के लिए आप हमको डेमोक्रेसी की तरफ क्यों ले गए हैं? उसके दो कारण हैं, मैं आपको यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आप घबरा सकते हैं। क्योंकि जब आप निबंध लिख रहे होंगे तो आपको एक राजनीतिक सिद्धांत से जरूर पूछा जाएगा, तो यहां पर इन बिंदुओं की वहां पर महत्वता बढ़ जाती है, जानना अति आवश्यक है। और जब आप प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में यहां से सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक? तो घबराना बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त। लोकतंत्र के बारे में हर एक व्यक्ति और हर एक छात्र ने पढ़ा हुआ है, कुछ जानता है, कुछ परिचित है। जो भी आप परिचित हैं, आप इतना तो परिचित होंगे कि जनता का शासन। लेकिन सवाल कभी ये अपने जहन में उठाया है कि आखिर ये, अभी हमने पीछे ही बताया है कि भाई दुनिया में पहले लोकतंत्र नहीं था, तो आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे का कारण क्या है? थोड़ा हम इतिहास में इंटर करते हैं। आपने देखा होगा इंग्लैंड के बारे में पढ़ा होगा या जानते होंगे। आप ये भी जानते होंगे कि इंग्लैंड दुनिया का पहला सबसे बड़ा राजतंत्र व्यवस्था वाला देश है, व्यवस्था वाला देश है। यहां का जो राजतंत्र व्यवस्था थी वो बहुत हद तक कठोर व्यवस्था थी इंग्लैंड की। लेकिन धीरे धीरे इतिहास के कालखंड में जाएंगे तब तो एक लंबा हो जाएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि लोकतंत्र की जो शुरुआत होती है वो इंग्लैंड से होती है।
कहां से होती है? इंग्लैंड से होती है। अगर आप अभी भी समझ रहे हैं कि इंग्लैंड एक राजतंत्र शासन प्रणाली के तहत में शासन का संचालन कर रहा है तो गलत समझ रहे हैं। वर्तमान समय में इंग्लैंड में राजतंत्र शासन प्रणाली नहीं है, संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था है या संसदीय राजतंत्र व्यवस्था है, या हम कह सकते हैं संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था है। वहां पर राजतंत्र व्यवस्था नहीं। लोकतंत्र की शुरुआत होती है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में एक जगह पड़ती थी मैग्ना कार्टा। क्या पड़ती थी? मैग्ना कार्टा। ठीक। इंग्लैंड के लोगों ने अपने अधिकारों के लिए यानी कि स्वतंत्रता और समानता के लिए मांग उठाई अपनी सरकार के समक्ष, तो इंग्लैंड के राजा ने मैग्ना कार्टा के लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया। स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया। अधिकार दे दिया। और जब इंग्लैंड के राजा ने मैग्ना कार्टा के लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया तो पूरे इंग्लैंड में इस बात का बिगुल बच चुका था। अब हर एक नागरिक इंग्लैंड का चाहता था कि हम भी स्वतंत्र हो, हमको भी न्याय मिलना चाहिए। हम राजा के हुक्म पर, राजा हमारा शासक नहीं होना चाहिए, वो हमको जितने अधिकार दे रहा है उसके मुताबिक नहीं, हमारे कुछ फंडामेंटल होने चाहिए, हमारे कुछ अधिकार होने चाहिए। इस बात की मांग करने लगे। कहां के? इंग्लैंड के लोग। यहां पर इंग्लैंड के एक विचारक उभर के आई, डाइसी महोदय। जब आप मूल अधिकार वगैरह पढ़ते हैं तो दोनों का नाम आप सुनते होंगे कि भारत के मूल अधिकार वाले भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कभी सवाल नहीं किया होगा, आज समझ में आ जाएगा। और आप ये भी पढ़ते हैं कि विधि का शासन डाइसी को कहा जाता है। तो यहां पर समझना है कि इंग्लैंड में जब अधिकारों की मांग होने लगी तो यहां पर एक विचारक उभर के आई, डाइसी। कौन? डाइसी। डाइसी ने कहा कि इंग्लैंड में शासन राजा का नहीं होना चाहिए, विधि का होना चाहिए। किसका? कानून का शासन होना चाहिए। कानून का शासन होना चाहिए। यह किसने कहा? आप कहेंगे डाइसी ने कहा। जब इंग्लैंड के राजा ने मैग्ना कार्टा के लोगों को न्याय की व्यवस्था कर दी, स्वतंत्रता की व्यवस्था कर दी, तो पूरे इंग्लैंड में इस बात का बिगुल बच चुका था कि प्रत्येक इंग्लैंड के नागरिक अब न्याय चाहिए। न्याय के अंतर्गत समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि कानून का शासन होना चाहिए, न कि राजा का शासन होना चाहिए। डाइसी का यह विचार है और डाइसी के इस विचार से इंग्लैंड की क्रांति होती है। इंग्लैंड की क्रांति होती है और इसी इंग्लैंड की क्रांति ने ये जो राजतंत्र व्यवस्था थी इसको बदलकर यहां पर संसदीय शासन प्रणाली का जन्म कर दिया। यानी कि राजा केवल और केवल नामात्र का बचा। राजा के पास में नामात्र की शक्तियां रही और राजा के पास में और कुछ नहीं रहा। शासन किसके हाथ से चला गया? राजा के हाथ से संसद के पास चला गया। संसद के पास चला गया। पहले सारी शक्तियां यानी कि इंग्लैंड की जनता राजा के इर्द गिर्द घूमती थी। अब
इंग्लैंड की क्रांति के बाद में वहां की जनता के जो अधिकार हैं वो संसद के पास पहुंच गए। ठीक है, राजा जो था उसको जारी रखा गया, लेकिन उसके पास में अधिकार नहीं रहे। इसीलिए हम कहते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्र का प्रमुख होता है उसके पास में नामात्र की शक्तियां होती हैं। इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो आप कहेंगे इंग्लैंड से इसकी शुरुआत होती है। और संसदीय शासन प्रणाली का जन्म कैसे होता है? तो आप कहेंगे संसदीय शासन प्रणाली का जन्म होता है इंग्लैंड की क्रांति से। और इसके जन्मदाता कौन है? तो आप कहेंगे डाइसी महोदय। कौन है मेरे दोस्त? डाइसी महोदय। डाइसी का क्या विचार था? तो आप कहेंगे कानून का शासन होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता, न्याय मिलना चाहिए। यही तो है कानून का शासन। और लोकतंत्र भी कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता, न्याय मिलना चाहिए, यानी कि जनता के हाथ में शक्ति होनी चाहिए। तो डाइसी का विचार ही लोकतंत्र की नींव है, कह सकते हैं। घबराओ नहीं मेरे दोस्त, घबराने की कोई ही जरूरत नहीं है कि आप इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं, ये परीक्षा की मांग है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं लोकतंत्र की नींव रखने वाला दुनिया में कोई विचारक है तो वो डाइसी है, जिसने पहली बार कानून के शासन की बात की। और उसी के विचार से इंग्लैंड में क्रांति हो गई। वहां पर एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे हम संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं या संसदीय लोकतंत्र कहते हैं, जिसके पास इस व्यवस्था के तहत में राजा के पास में नामात्र की शक्तियां रही। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? बताइएगा। नहीं, आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मस्त आ रहा होगा। जितना हमको पढ़ाने में उतना ही आपको पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा। अरे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम क्लियर है। हाँ ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप लोगों ने रूसो और कांट का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आज मेरे मुंह से सुन लीजिएगा। रूसो और कांट, रूसो और कांट, ये दो विचारक हैं। ये दोनों विचारक कहां के हैं? तो आप कहेंगे एक अमेरिका का विचारक है, एक फ्रांस का विचारक है। कौन है? एक अमेरिका का विचारक है, फ्रांस का विचारक है। अमेरिका में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था तब आप देखेंगे कि वहां पर अमेरिका के जो लोग, स्थानीय लोग थे और जो अंग्रेज लोग थे, उनके बीच में भेदभाव चल रहा था, यानी कि टकराव चल रहा था। जैसे कि हम भारतीय इतिहास में भी पढ़ते हैं कि अंग्रेज लोग भारत में अपने लिए तो कानून नहीं बनाते थे, लेकिन भारतीयों के लिए कड़े कानूनों का निर्माण करते थे। ठीक है, उसी तरीके से अमेरिका में था, यानी कि समानता की बात नहीं थी, असमानता थी, भेदभाव जैसी स्थिति थी। तो वहां पर क्या किया गया? एक सेकेंड। हेलो हेलो, हाँ कौन?
आप क्लास में जुड़े होंगे तो क्लास कीजिएगा। ओके ओके ओके। चलिएगा। रूसो और कांट जैसे दो विचारक हुए दुनिया में। अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में एक भेदभाव की स्थिति चल रही थी। अमेरिका के लोग चाहते थे कि हमको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? समानता का अधिकार मिलना चाहिए। ये जो रूसो जैसा विचारक है, इसने अमेरिका के लोगों को न्याय की बात की। न्याय का मतलब ये नहीं होता है किसी को जेल करा देना, फांसी करा देना, नहीं। न्याय का मतलब होता है समानता, स्वतंत्रता, ये मिल जाना। राजनीति में सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए। आर्थिक रूप से किसी के साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। सामाजिक रूप से किसी के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। ये बात कौन कर रहा है? रूसो कर रहा है। तो अमेरिका में 13 राज्यों ने मिलकर एक संगठन बनाया। इसी को हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कहते हैं। 13 राज्यों ने मिलकर एक संगठन बनाया। संगठन का मतलब क्या है? एक केंद्रीय शक्ति का निर्माण किया। 13 राज्यों ने मिलकर केंद्रीय शक्ति का निर्माण किया। यानी कि इन राज्यों ने कुछ अपनी शक्तियां केंद्र को दे दी, और कुछ राज्यों के पास में रही। शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में किस शासन प्रणाली में होता है? आप ही लोग बताएंगे। संघात्मक शासन प्रणाली। यानी कि हम कह सकते हैं कि अमेरिका की क्रांति से संघात्मक शासन प्रणाली का जन्म हुआ। शक्तियां केंद्र और राज्य के बीच में डिवाइड हुई। यानी कि अभी हमने पीछे ही आपको बताया कि संसदीय शासन प्रणाली का जन्म ब्रिटेन में हुआ, संघात्मक शासन प्रणाली का जन्म अमेरिका में हुआ। तो ऐसे इन 13 राज्यों ने अपनी शक्तियां एक केंद्र रूपी ढांचे को दे दी, जिसमें बाहर वो दूरसंचार हो गया, व्यापार हो गया, युद्ध से संबंधित जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास रहे, बाकी राज्यों के पास में रहे। तो इस तरीके से संघात्मक ढांचे का निर्माण हुआ। और ये जो अमेरिका की क्रांति हुई, इसमें व्यक्तियों को न्याय मिला। न्याय का मतलब है स्वतंत्रता और समानता। जब व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, और समान है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, जो आप हैं वही हम हैं। आप जहां बैठेंगे वहीं हम बैठेंगे, आप जहां खाएंगे वहीं हम खाएंगे, आप जहां जा सकते हैं वहीं हम जा सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं। जितने आप स्वतंत्र हैं उतने ही हम स्वतंत्र हैं। तो ये बताइएगा, यहां पर शासन किसका था? ये जब रूसों ने, यहां अमेरिका में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, जैसे भारत में था उसी तरीके से। तो ये जो रूसों के विचार ने पूरा अमेरिका के नागरिकों के अंदर एक समानता और स्वतंत्रता का विचार जो पनपाया, उससे प्रत्येक नागरिक ने क्या ये 13 राज्यों का साथ दिया, जिसमें एक केंद्र का निर्माण किया गया। और इस केंद्र रूपी शक्ति ने ईस्ट इंडिया कंपनी के, यानी कि ब्रिटेन के सरकार के खिलाफ
क्रांति कर दी। इसी को हम अमेरिका की क्रांति के नाम से जानते हैं। इसी को हम किसके, अमेरिका की क्रांति के नाम से। अब अमेरिका में आप देखेंगे शासन किसी दूसरे देश का था, यहां के राजा का नहीं था। यहां के राजा का होता तब तो किसी और को शक्ति मिल जाती। हमारे घर पर मान लीजिएगा आप कब्जा किए हुए हैं, हम 10 भाई हैं, उदाहरण के तौर पे हम 10 भाई हैं और ये घर है हमारा, और हमारे घर पर आपने कब्जा कर लिया। हम 10 भाइयों ने मिलकर आपको भगा दिया। अब हमारे 10 भाइयों का बराबर बराबर इस घर पर अधिकार हो गया या नहीं है? जितनी हमारे पास में शक्ति उतनी हमारे बड़े भाई के पास में, जितना हिस्सा हमारा उतना ही उनका, उतना ही उनका, उतना ही उनका, उतना ही उनका, सबका बराबर है। यानी कि कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि अमेरिका की क्रांति के बाद में जनता के पास में बराबर के अधिकार आ गए, यानी कि जनता ही संप्रभु हो गई। तो दुनिया में पहली बार लोकतंत्र जो नींव रखी गई वो अमेरिका में रखी गई। क्यों अमेरिका में रखी गई? तो आप कहेंगे वहां पर कोई दूसरी देश का शासन कर रहा था, उसको वहां की जनता ने संगठित होकर भगा दिया, और इसके बाद में जनता के पास में सारी शक्तियां आ गई। इस कारण यहां पर क्या हुआ? तो आप कहेंगे लोकतंत्र की नींव रखी, लोकतंत्र आया। लेकिन लोकतंत्र की नींव कहां से? इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड की क्रांति से ही अमेरिका की क्रांति का प्रभाव पड़ा। ठीक है, यानी कि डायसी के विचार से ही रूसों के अंदर विचार आया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लोकतंत्र की नींव कहां से रखी गई, तो आप कहेंगे कि भाई लोकतंत्र की नींव इंग्लैंड से रखी गई। लेकिन वास्तविक उसकी जो शुरुआत है लोकतंत्र की, वो आपको अमेरिका से उसकी शुरुआत नजर आई। इतनी बात आप बता सकते हैं, और इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार हम फिर से चीजों को समझते हैं। क्या हम एक लाइन में कह सकते हैं इंग्लैंड की क्रांति से संसदीय शासन प्रणाली एवं लोकतंत्र की नींव रखी गई। किसके विचार से? तो आप कहेंगे डायसी के विचार से। डायसी का विचार क्या था? विधि का शासन। ठीक, विधि का शासन। इतनी ही बातें थी इंग्लैंड से। आगे हम देखें अमेरिका की बात करें तो यहां पर एक विचारक हुए रूसो किससे प्रभावित हैं? तो आप कहेंगे डायसी से। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अमेरिका की क्रांति इंग्लैंड की क्रांति से प्रभावित है। इंग्लैंड की क्रांति से प्रभावित है, हम कह सकते हैं इस बात को, बिल्कुल कह सकते हैं। रूसों ने किसकी बात की? न्याय की। किसकी? न्याय की। न्याय का मतलब क्या है? व्यक्ति स्वतंत्र एवं समान होना चाहिए। समान। ठीक, इसके बाद में आप देखेंगे कि अमेरिका में 13 राज्यों ने केंद्र को शक्ति दे दी। इस 13 राज्यों की केंद्र का निर्माण हुआ, इसी से संघात्मक शासन प्रणाली का जन्म हुआ। संघात्मक
शासन प्रणाली का जन्म हुआ। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका की क्रांति से अमेरिका की क्रांति से क्या, तो आप कहेंगे वास्तविक लोकतंत्र आया। वास्तविक लोकतंत्र आया, ठीक, और संघात्मक शासन प्रणाली का विकास हुआ। संघात्मक शासन प्रणाली का विकास हुआ, ठीक। इतनी बातें हम कह सकते हैं। अभी हमने एक जो बेस समझा डेमोक्रेसी का, वो हम समझ चुके हैं किसकी नींव कैसे रखी गई है। अब हम समझेंगे कि लोकतंत्र होता क्या है। यहां तक किसी को कोई समस्या है? किसी भी छात्र को बताइएगा। नहीं है? घबराइएगा मत, ठीक है। आपको इतना अच्छा विद्वान बना देंगे हर एक विषय में, आप सोचेंगे कि हां कहीं पढ़ा था मैं, ठीक है। घबराओ मत। क्लियर है सभी का? हम कह जरूर देते हैं कि हम आपको विद्वान नहीं प्रशासक बनाएंगे, लेकिन हम आपको इतना बना देंगे कि आयोग के सामने अगर आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो हां ये कहेगा सामने वाला कि हां आप अच्छा खासा अध्ययन करके आए हुए हैं, ठीक ठाक आपके अंदर समझ है, ठीक है। और तभी परीक्षा में प्रश्न टूटते हैं। आप देखते रहते हैं कथन कारण से लोग घबरा जाते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं उस तरीके का। खैर छोड़ो, अब हम चलते हैं लोकतंत्र क्या है। अक्सर हम सुन लेते हैं इब्राहिम लिंकन जी की बात, जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा। ये इब्राहिम लिंकन साहब बहुत बाद में आए, बहुत बाद में आए। कई और दार्शनिक आ चुके थे उससे बीच में। इससे डेमोक्रेसी को अपने अपने शब्दों में उन्होंने बयां किया है। लेकिन अगर आप आधुनिक समय में देखेंगे तो सबसे सटीक व्याख्या इब्राहिम लिंकन साहब ने की है। इसलिए हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी को किसने समझाया? इब्राहिम लिंकन साहब ने। आधुनिक समय में, मैं शब्द कह रहा हूं, आधुनिक समय में सबसे सटीक व्याख्या इब्राहिम लिंकन साहब ने की। लेकिन इससे पहले भी कई विचारक आ चुके थे, क्योंकि रूसो और डाइसी जैसे और कांट जैसे विचारक आ चुके थे जिन्होंने विचार दे चुके हैं किस पर? स्वतंत्रता, समानता पर, न्याय पर। उनके माध्यम से डेमोक्रेसी आई दुनिया में, लोकतंत्र आया, लोकतंत्र का जन्म हुआ। आप देखेंगे मार्क्सवाद को भी पढ़ा होगा आपने, नारीवाद को भी पढ़ा होगा। मार्क्सवाद, उदारवाद को भी आपने कभी नाम सुना होगा, समाजवाद का भी नाम सुना होगा। ये सब निकले किससे हैं? इसी लोकतंत्र से निकले हुए हैं। चाहे मार्क्सवाद हो,
वो अपने तरीके से जनता के कल्याण की बात करता है। लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानता की तो बात करता है, स्वतंत्रता और समानता की तो बात करता है। मार्क्स भी तो कहता है कि व्यक्ति स्वतंत्र है, व्यक्ति अपने अधिकारों को अगर कोई अधिकार ना दे तो छीन लो, उसके लिए चाहे आपको खून करना पड़े। मार्क्स का यही विचार है? आप देखेंगे नारीवाद, जब महिलाओं को वोट डालने की आजादी नहीं थी तो इसके लिए अमेरिका में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अमेरिका में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। इंग्लैंड में भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। समाजवाद क्या है? समाजवाद भी तो यही है, समानता की बात कर रहा है सब किसके? लोकतंत्र के ही हिस्सा है। तो आप देखेंगे कि दुनिया में लोकतंत्र की व्याख्या करने वाले कई विचारक आए, उन्होंने अपने अपने तरीके से की, चाहे मार्क्स हो, चाहे समाजवाद की बात हो, चाहे उदारवाद की बात, और कई हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, ठीक है। तो हर एक विचारक अलग अलग तरीके से आया, लेकिन सब बात तो जनता की कर रहे थे। लेकिन अगर हम आधुनिक काल में देखें तो इस डेमोक्रेसी को, सही तरीके से लोकतंत्र को किसी ने परिभाषित किया है तो वो इब्राहिम लिंकन साहब। जनता का शासन, उन्होंने क्या कहा है? जनता का शासन, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के लिए और जनता के द्वारा, जनता के द्वारा। हमने क्या बोला? ये आधुनिक काल की परिभाषित है। आधुनिक काल में इस व्याख्या को सबसे अच्छी तरीके से इब्राहिम लिंकन साहब ने परिभाषित किया है। क्यों ऐसा कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लोकतंत्र का जन्म हो जाने के बाद में लोकतंत्र के अगर प्रकार के अंतर्गत देखे जाएंगे तो कई प्रकार आपको देखने को मिलेगा, कई प्रकार लोकतंत्र के। जैसे विचारकों के आधार पर लोकतंत्र, मार्क्सवाद का विचार पढ़ना पड़ेगा, उदारवाद का विचार पढ़ना पड़ेगा। राजनीतिक दलों के आधार पर तो आप देखेंगे एक दलीय व्यवस्था होनी चाहिए, बहुदलीय व्यवस्था हो जानी, दो दलीय व्यवस्था होनी जानी चाहिए, ठीक है। वो सब चीजें अलग हैं। लेकिन अगर हम आपसे एक शॉर्टकट तरीके से लेके चले कि लोकतंत्र होता कितने प्रकार का है, अगर इस बात को समझ पाएंगे तब आप हमारे इस आधुनिक शब्द को आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमें इससे समझने के लिए लोकतंत्र के हमें प्रकार भी देखने पड़े, लोकतंत्र के प्रकार। फिर हम इस व्याख्या की तरफ आते हैं। लोकतंत्र के प्रकार में आप देखेंगे तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आप कहेंगे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। आप कहेंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर क्या होता है? अंतर होता क्या है लोकतंत्र में? पहले तो इस बात को समझते हैं, फिर हम इब्राहिम लिंकन साहब की व्याख्या की तरफ चलते हैं।
देखिएगा प्रत्यक्ष, अरे सॉरी, पहले हम प्रत्यक्ष की बात करेंगे। प्रत्यक्ष, यहां हम लिखते हैं अप्रत्यक्ष। देखिएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जिसमें जनता सीधे तौर से शासन करती है। क्या करती है? सीधे तौर पर शासन करती है। जनता शासन में सीधे भागीदारी लेती है। क्या लेती है? शासन में सीधी भागीदारी लेती है। भागीदारी लेती है जनता। आपको बता दें कि लोकतंत्र के दो कार्य होते हैं। लोकतंत्र के दो क्या कार्य होते हैं? लोकतंत्र के दो कार्य होते हैं। एक निर्णय लेने का और निर्णय को लागू करवाने का। करवाने का ये लोकतंत्र के दो कार्य हैं। एक तो जिसके पास में शक्ति है वो निर्णय ले सके और उस निर्णय को लागू करवाया जा सके, यानी कि कानून बनाने का और कानून को पालन करवाने की शक्ति। ये लोकतंत्र के मुख्य कार्य होते हैं। अगर हम लोकतंत्र के कार्यों की बात करें तो आप इन्हीं कार्यों की बात करेंगे कि लोकतंत्र के मुख्य दो कार्य होते हैं। एक निर्णय लेने की शक्ति, यानी कि कानून बनाने की शक्ति, और कानून को लागू करवाने की शक्ति। ठीक है? हाँ, अब जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें जनता निर्णय सीधे लेती है और उन निर्णयों को सीधे तौर पर लागू करवाती है। अब निर्णय लिया कैसे जाएगा? फैसला लिया कैसे जाएगा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हमेशा जो कानून बनाया जाता है वो जनमत संग्रह से बनाया जाता है। जनमत संग्रह से बनाया जाता है। अब जनमत संग्रह क्या होता है? जनमत संग्रह होता है कि एक जगह जनता को इकट्ठा कर लिया गया और वहां पर हाथ उठवा लिया गया और 50+1 अगर लोगों ने हाथ ऊपर कर दिया तो मान लिया जाएगा कि लोगों का इस नीति की तरफ ज्यादा समर्थन है और इसी को लागू कर दिया जाए। ठीक है? एक तो कानून बनाने की शक्ति जनमत संग्रह होती है किसमें? प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली में। ठीक है? दूसरा क्या होता है इसमें? दूसरा आप कहेंगे कि दूसरा इसमें जनमत के बाद में कानून कैसे बनाया जाएगा, तो आप कहेंगे वोट डलवा कर। ठीक है? यानी कि वोट कैसे? कि लोगों के घर घर जाके पूछा जाए कि आप इस कानून पे लोगों की राय मांगी जाए। ठीक है? वोट डलवाने का मतलब क्या है? राय मांगना। जैसे कि आप भी आजकल देखते होंगे कि कई बार आपने देखा होगा कि अखबार में एक लाइन लिखी होती है और उस पर लिखा होता है कि आप अपनी राय दें, हां और ना में उत्तर लिखा होता है, नहीं, ऐसे लिखा होता है। कई लोग इस पर टिक करती हैं, कई लोग इस पर करती हैं। यही होता है कि पहले ये सारी व्यवस्थाएं तो थी नहीं, तो लोगों के घर घर जाना पड़ता था, वोट डलवाकर राय ली जाती थी और उस आधार पर कानून बनाया जाता था। ये उन देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव था जिन देशों में जनसंख्या और भूभाग यानी कि क्षेत्रफल कम हो। अब सोचो, भारत में कोई कानून बनाना है, जनसंख्या दुनिया में सबसे अधिक है और आप देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात, इतना बड़ा भूभाग फैला हुआ है।
कोई कानून आ जाए बनाने के लिए, अब घर घर जाके पूछे तब तो पता लगे कि 5 वर्ष लग गए एक ही कानून को लागू करवाने में। लोगों को अगर जनमत संग्रह कराया जाए तो कहां बैठा लोगे हैं? एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा। तो जिन देशों में जनसंख्या और भूभाग अधिक हो, उन देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं चलता है। ये दुनिया में केवल और केवल आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिला था और कहीं नहीं। और दुनिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कहीं नहीं मिलता है, केवल स्विट्जरलैंड में आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है। ठीक, अच्छा, अब एक सवाल आता है आपके समक्ष, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो आपको बता दें कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता क्या है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह होता है कि जनता अपने द्वारा अपने प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र से चुनकर कानून बनाने के लिए शक्ति देती है। क्या करती है? कानून बनाने के लिए शक्ति देती है। वो चुनाव की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है दुनिया में, ठीक है, कहीं प्रत्यक्ष होती है, कहीं अप्रत्यक्ष होती है। चुनाव प्रक्रिया अलग है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जनता अपने द्वारा अपने प्रतिनिधि को कानून बनाने की शक्ति, यानी कि जो निर्णय लेने की शक्ति होती है, वो अपने प्रतिनिधियों को देती है। ठीक है, तो यहां पर जनता क्या कानून बनाने में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझो, यहां पर मान लीजिएगा आप 10 लोग हैं। कितने? 10 लोग। अब 10 लोगों में से हम हैं और एक और कोई, नाम ले लीजिएगा विकास जी। विकास जी, आप 10 लोग क्या हैं? जनता है। हम और विकास जी यहां पर खड़े हुए, यानी कि हम 2 लोग प्रतिनिधि के रूप में आपके समक्ष आए। हमने कहा कि शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, पक्की सड़कें देंगे, ये सारी चीजों की बात की। अच्छा, विकास जी ने कहा कि हम आपको वृद्धा पेंशन देंगे, फ्री राशन देंगे, फ्री वाली जितनी योजनाएं थी वो विकास जी लेकर आए। ठीक है, अच्छा, अब इस 10 लोगों में हो सकता है 8 लोग हमारी विचारधारा से प्रभावित हों तो हमको वोट करेंगे, 2 लोग विकास जी के प्रभावित होंगे तो विकास जी को वोट करेंगे। हो सकता है 8 लोग विकास जी से प्रभावित हों, विकास जी को वोट करेंगे। हो सकता है 2 लोग हमसे प्रभावित हों तो हमको वोट करें। ये चुनाव की प्रणाली अलग अलग हो सकती है। जैसे कि हमारे देश में लोकतांत्रिक देश, जो चयन की प्रक्रिया है वो चुनाव के माध्यम से तो होती है, लेकिन यहां पर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरीके के चुनाव करवाए जाते हैं। वो हम जब पढ़ेंगे तब आगे बताएंगे आपको कि कौन सी प्रत्यक्ष है, कौन सी अप्रत्यक्ष है। लेकिन हमारे यहां पर जो कानून बनाने के लिए जिसे हम सांसद कहते हैं, उसको 50+1 जिसके पास में वोट होते हैं उसे जीता हुआ माना जाता है। ठीक है, तो मान लीजिएगा कि लोकतंत्र में अगर यहां पर 8 लोगों ने हमको वोट किया तो हम जीत जाएंगे। हम इन 8 लोगों की बात करेंगे जाके, हम इनके संसद में मुद्दे उठाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए लोकतंत्र क्या कहा जाता है? आप लोगों ने एक शब्द और सुना होगा कि लोकतंत्र बहुमत की प्रणाली होती है। बहुमत का मतलब होता है जिसके पास में समर्थन होता है।
ठीक है, सभी लोकतंत्र, कभी आपसे उदाहरण के तौर पे यह पूछ लिया जाए क्या लोकतंत्र सबसे बेहतर प्रणाली है, तो आप कहेंगे सबसे बेहतर प्रणाली तो नहीं है, सभी का कल्याण हो सकता है ये गारंटी नहीं देती है। सॉरी, कभी आपसे यह सवाल पूछ दिया जाए क्या लोकतंत्र में सभी लोगों का कल्याण होगा, तो आप कहेंगे कि नहीं, सभी लोगों का कल्याण नहीं होता है, लेकिन लोकतंत्र जितनी दुनिया में प्रणाली चल रही है उनमें सबसे बेहतर है। क्योंकि ऐसे भी अभी उदाहरण के तौर पे हमने बताया कि यहां पर 8 ही लोग तो इनको मानने वाले थे, या 8 ही लोग तो हमको मानने वाले थे, 2 लोग तो ना हमसे वो थे ना विकास जी से थे। अगर हमको 8 लोग कर रहे थे तो हम इनके कल्याण की तो बात करेंगे नहीं, है करेंगे नहीं करेंगे। तो लोकतंत्र में यह नहीं कहा जा सकता है कि 100% व्यक्ति का कल्याण होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन लोकतंत्र दुनिया की सबसे बेहतर प्रणाली है यह हम जरूर कह सकते, क्योंकि लोकतंत्र में व्यक्ति के पास में अधिकार एवं शक्तियां दोनों होती हैं। लोकतंत्र में जो जैसे हमने प्रतिनिधि चुना है, अगले कुछ समय बाद में फिर चुनने के लिए, जैसे हमारे भारत में 5 वर्ष की व्यवस्था है, तो आएगा, तो हमने जब चुन के भेजा तो हम उससे सवाल करेंगे कि बताइएगा आपने क्या किया, क्यों हम आपको वोट दें, क्यों आपको जिता के भेजें। तो लोकतंत्र शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली होती है जिसमें प्रतिनिधि की जवाबदेही होती है, इसीलिए यह शासन प्रणाली दुनिया की सबसे बेहतर शासन प्रणाली है। मेरे यहीं से कथन कारण का सवाल आता है, समझ रही है क्या? यहां पर गौर करो, क्या दुनिया की सबसे बेहतर शासन प्रणाली आपसे पूछ दिया जाए, क्या 100% लोकतंत्र शासन प्रणाली में जनता का कल्याण हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हम कह सकते। ठीक है, अभी हमने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया, लेकिन यह है कि दुनिया की सबसे बेहतर प्रणाली है क्योंकि इसमें प्रतिनिधि की जवाबदेही होती है, इसलिए यह दुनिया की सबसे बेहतर प्रणाली होती है। ठीक, तो फिर से हम आते हैं अपने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पे। किस पे? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हमने क्या बोला? प्रतिनिधि के माध्यम से शासन का संचालन करवाया जाता है। प्रतिनिधि क्या होता है? जवाबदेही होती है प्रतिनिधि की। जनता अपनी शक्तियां किसको दे देती है कानून बनाने की? अपने प्रतिनिधि को। ठीक है, जिसके माध्यम से वह क्या करता है? जनता का कल्याण करता है। यह उन देशों में चलती है जिन देशों में सबसे बड़ा भूभाग होता है, जिन देशों में जनता ज्यादा होती है, उन देशों में अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली चलती है। ठीक है, अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली चलती है। दुनिया के जितने भी देश हैं उन सभी देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली ही चलती है। ठीक, अब हम फिर से एक बार पुनः पीछे चलते हैं और हमने आपको इस लाइन पर रोक रखा था कि आधुनिक काल की, तो यानी कि आधुनिक काल में जो हमने कहा था इब्राहिम लिंकन ने इस शब्द को बोला है, तो आप समझिएगा कि अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली के आधार पर उन्होंने इस लोकतंत्र की व्याख्या की थी। उन्होंने इस लोकतंत्र की व्याख्या की थी किसके आधार पर? आपसे कभी पूछ दिया जाए कि इब्राहिम लिंकन साहब ने लोकतंत्र की व्याख्या किस आधार पर की थी, तो आप कहेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली के आधार पर। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली में क्या होता है? प्रतिनिधि के माध्यम से शासन का संचालन होता है।
कैसे होता है? जनता का शासन है। किसका शासन है? हमारा शासन है। किसके लिए है? हमारे लिए है, हमारे स्वयं के कल्याण के लिए। लेकिन होगा किसके द्वारा? जनता के द्वारा होगा। यानी कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इस शासन का संचालन करवाएगी। ठीक है, तो इब्राहिम लिंकन साहब ने इस व्याख्या को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के आधार पर कहा था। ठीक है, तो लोकतंत्र के बारे में हमने 3-4 चीजें और समझी। क्या समझी? हमने ये समझा कि लोकतंत्र दुनिया की सबसे बेहतर प्रणाली है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि सभी लोगों का 100% कल्याण हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। ये दुनिया की सबसे बेहतर प्रणाली तो है, लेकिन 100% सबका कल्याण हो जाएगा ऐसा नहीं। ये जवाबदेही होती है इसमें। किसकी? प्रतिनिधि की। जिसको जनता अपनी शक्तियां देती है कानून बनाने की, उस व्यक्ति की जवाबदेही हो जाती है। इसलिए यह शासन प्रणाली दुनिया की सबसे बेहतर शासन प्रणाली। यहां तक बात समझ में आ गई लोकतंत्र के बारे में? है, बताइएगा। ये नोट्स में नहीं होगा, इसको आप लोग लिख सकते थे। हैं, नोट्स में ये सब चीजें नोट्स में नहीं मिलती हैं। हम आपको बता दें कि नोट्स में हम बहुत कम चीजें डालते हैं। अब ये सब कहां से चीजें डाला जाए नोट्स में? हर चीज नोट्स में नहीं, हर चीज लिख लीजिएगा। अगर नोट्स आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा। ठीक है, ये कहीं से हम ये तो हम अपने आधार पे आपको समझा रही हैं। अब वही चीज है कि एक्चुअली में आप हमसे अभी पहली बार पढ़ रही हैं, इसलिए थोड़ा वैसे हैं। कई छात्र हमसे पुराने पहले से पढ़े हुए हैं, तो उनको पता है कि हम नोट्स ये पीडीएफ वाला हमको ना पढ़ाने में मजा आता है, न सच हमको नहीं मजा आता है। लेकिन इस तरीके से भले ही डिजिटल बोर्ड आ गया, लेकिन हमें व्हाइट बोर्ड की तरीके से पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग, तभी हमने कहा था पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, नोट्स थोड़ी कुछ चीजें करते रहिएगा। कुछ ही पॉइंट हैं उनको नोट डाउन कर सकते हैं। नहीं अगर कर पाई हैं तो आप हमको बता देना, हम इसको लिख के आपको भेज देंगे। ठीक है, इतना हम कर सकते हैं। हाँ, बताओ भाई। एक बार ये बताओ, सभी को समझ में आ गया? अच्छा, इसमें सुनते ही रह गए। चलो कोई बात नहीं, हम करवा देंगे नोट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सबको समझ में आया? ये बताओ एक बार, अच्छे से समझ में आया? कुछ नया मिला? ये बताओ, कुछ नया मिला? ऐसा तो नहीं है कि बस आपने हमको क्लास में बुला लिया और बस वही सब जगह जो चल रहा है वही आप देने लगे। ऐसा तो नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। आप
क्लास कीजिएगा और निबंध निबंध जब लिखेंगे, इन सब बिंदुओं को जब डालेंगे तो सबसे अलग हटके मिलेगा निबंध, सबसे अलग हटके। वही परंपरागत ढर्रे से अगर चीजों को किया जाए, बताइएगा, कई लोग कहने लगते हैं निबंध की किताब बता दीजिएगा। अरे जो आप पढ़ के गए हैं किताब, वही दूसरा पढ़े बैठा है, आपको 50 नंबर मिल गए, दूसरे को 50 नंबर मिल गए, बराबर ही तो स्कोर कर लाए हैं, बराबर स्कोर कर लाए। क्यों आपको सिलेक्शन देगा? आपके अंदर है क्या ऐसा? तो ये है हमारे अंदर, हम इस आधार पर अलग हैं और इस आधार पर हम आयोग के हाथ से एक सीट की खींच लेंगे, ये है। ठीक है, हाँ, ये हमारे अंदर अलग, ऐसे हम खींचेंगे। हम ऐसे थोड़ी नहीं, चिल्लाने और चिचियाने से थोड़ी नहीं होगा। हाँ, चलिएगा, आपको बता दें कि लोकतंत्र के बारे में अगर इतनी चीजें जानते हैं तो आप पर्याप्त है, तो पर्याप्त है। इससे ज्यादा जानने की आपको आवश्यकता है भी नहीं। ठीक है, इससे ज्यादा लोकतंत्र के बारे में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। अब जानना है तो यह जानना है, शासन प्रणाली के बारे में तो हम अध्ययन कर ही रहे हैं, लेकिन अरे जानना है तो यह जानना है कि संविधान क्या है। संविधान क्या है? फिर हम शासन प्रणाली की तरफ चलेंगे। ठीक है, और एक लाइन हम आपको बता दें, एक लाइन, केवल और केवल, लोकतंत्र का अर्थ कभी कोई पूछ ले, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा ना बता पाए तो आप कह देना एक लाइन, लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता के पास में अधिकार एवं शक्तियां दोनों मौजूद होती हैं। अधिकार एवं शक्तियां दोनों मौजूद होती हैं। यानी कानून बनाने की शक्ति किसके हाथ में? जनता के हाथ में मौजूद होती है। वही तो शक्ति अपने प्रतिनिधि को देती है, अधिकार भी उसके पास में मौजूद होते हैं। तो लोकतंत्र में जनता के पास में अधिकार एवं शक्तियां दोनों मौजूद होती हैं। ठीक है, अगर आप लोकतंत्र को कभी भी कोई पूछ दे चलते कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, तो आप ये मत कहना जनता का शासन, आप कहना कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता के पास में अधिकार एवं शक्तियां दोनों मौजूद होती हैं। ठीक है, इतनी बात बोल देना, सामने वाला समझ जाएगा कि लोकतंत्र की अच्छी खासी समझ है। जनता के पास में अधिकार होते हैं, जनता के पास में शक्तियां होती हैं। शक्तियां किसकी? निर्णय लेने की, कानून बनाने की। अधिकार कैसे? जनता के पास में आप जानते ही हैं, अधिकार तो हैं, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, ये सब क्या है? जनता के अधिकार ही तो हैं। हमने पहले ही आपको बताया, जब लोकतंत्र की हमने नींव पढ़ी थी तभी से हमने बताया जनता को अधिकार मिल गई। शक्तियां कहां मिली आके? तो आप कहेंगे अमेरिका की क्रांति से जनता के पास में शक्तियां आ गई। तो जनता के पास में लोकतंत्र में अधिकार एवं शक्तियां दोनों मौजूद होती हैं। अब सवाल उठता है कि संविधान क्या होता है? अक्सर हम लोग संविधान की परिभाषा को रटते हैं। संविधान वह है, यह है। संविधान वह यह ना करो, परिभाषा को रटना ही नहीं।
संविधान क्या है? संविधान ये लाइन है, ये लाइन, ये जो बीच में लाइन खींची गई है, यही संविधान। आप कहेंगे लाइन कैसी, हमको कुछ समझ में नहीं आया। हां, अभी हम समझाते हैं। एक तरफ जनता है। कौन है? जनता। और दूसरी तरफ राज्य। राज्य का मतलब यहां स्टेट नहीं, यहां राज्य का मतलब होता है वह जिसके पास में कल्याण करने की शक्ति है। जिसके पास में क्या है? कल्याण करने की शक्ति। ये राज्य है। राज्य के पास में क्या है? कल्याण करने की शक्ति है। कल्याण करने का दावा करता है, ये मान लो, दावा करता है। ये जो राज्य रूपी है व्यक्ति, ये कल्याण करने का दावा करता है। जनता जो है वो इस राज्य रूपी व्यक्ति पर कैसे भरोसा करे? कैसे भरोसा कैसे करे? भरोसा कैसे करे? अरे, भरोसा कैसे करे? ये राज्य रूपी, अभी हम ही हैं, हमने आपसे बोल दिया कि हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे, आप हम पे भरोसा कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। इसी तरीके से ये राज्य कह रहा है कि आप जो जनता के पास में लोकतंत्र में शक्तियां हैं, ये राज्य कह रहा है ये शक्तियां आप हमको दे दो, हम आपका कल्याण कर देंगे। लेकिन ये जनता इस पर भरोसा कैसे करे? राज्य पे, राज्य पे भरोसा कैसे करे? तो एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है संविधान। क्या है? ये व्यक्ति एक आता है, इसका नाम है संविधान। ये व्यक्ति नहीं है, ये है बुक। हम आपको समझा रहे हैं, समझाने का तरीका हमारा अलग है, ठीक है? देखो, यहां पर डेमोक्रेसी में क्या हुआ? लोकतंत्र में जनता के पास में अधिकार एवं शक्तियां दोनों मौजूद हैं, ठीक है? जनता को एक व्यक्ति मिला जिसका नाम है राज्य। क्या है? राज्य। इसने कहा कि आपको जो लोकतंत्र में शक्तियां मिली हैं, ये शक्तियां आप हमको दे दो, हम आपका कल्याण कर देंगे। ये जनता बोली कि भैया हम आप तक कैसे भरोसा करें? तो ये व्यक्ति आया, ये जो संविधान नामक व्यक्ति है, इसने कहा हम आपको गारंटी दे रही हैं। क्या दे रही हैं? गारंटी दे रही हैं कि आपका ये कल्याण कर देगा। हैं? हम आपको, संविधान क्या कहता है जनता से? हम आपको गारंटी देते हैं, विश्वास भी नहीं, हम आपको गारंटी देते हैं कि ये आपका कल्याण कर देगा। आपने कहा ठीक है, आपके कहने पर हम इन पर विश्वास कर रहे हैं, आपके कहने पर इन पे हम विश्वास कर रहे हैं। मान लो इनको हमने शक्तियां दी और यही हमारी शक्तियों को ज्यादा प्रयोग कर लिए और हमारे ही ऊपर लागू कर दिए, तो हम क्या करेंगे? बताओ, तुम मुकर गए तब क्या करेंगे? आज तो तुम कह रहे हो ठीक है हमने मान लिया, तुम तो आदर्श हो, इनको हमने शक्ति दे दी, ये शक्तियों का प्रयोग अधिक करने लगे, तो तभी ये संविधान बोला क्या बेवकूफ हो, हम आदर्श से तुमको नजर आते हैं, हमारी निगरानी न्यायपालिका करेगा, न्यायपालिका करेगा। ठीक है, ये 3-4 बातें हो गई,
जनता बोली कि अभी भी हमें विश्वास नहीं है, कितनी शक्तियां इनके पास में रहेंगी और कितना ये प्रयोग करेंगे। आपने कह दिया इनको शक्तियां दे दो, हमने दे दी। आपने कह दिया हम आग्रह से हैं, हमारी निगरानी न्यायपालिका करेगा, लेकिन इनको दे कितनी दें शक्तियां, कितना ये प्रयोग करेंगे। तब न्यायपालिका बोली, वो संविधान बोला कि ठीक है, हम एक लाइन खींच रहे हैं। क्या खींच रही हैं? लाइन। अगर इस लाइन के इधर इन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया तो आपके अधिकारों का उल्लंघन होगा, क्योंकि आपको लोकतंत्र में क्या दिए गए हैं? अधिकार दिए गए हैं। आपके अधिकारों का उल्लंघन होगा और जैसे ही अधिकारों का उल्लंघन हो आप न्यायपालिका चली जाना। ठीक है, इन्होंने कहा कि ठीक है, उन्हें तो आपने भरोसा दिला दिया, हमको कैसे भरोसा दिलाओगे? शक्तियां तो दे दी काम करने की, हमारे पास में सब कुछ है, पता लगे इन्होंने अपने अधिकारों ही का उल्लंघन कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अगर ये इस लाइन के इधर हो तो आप राज्य के न्यायपालिका चले जाना। यानी कि संविधान का जो कार्य है वो जनता और राज्य के बीच में संविधान स्थापित करना है। एक लाइन में कहें क्या? संविधान, ताकि जनता का कल्याण हो सके। राज्य रूपी संस्था ही जनता का कल्याण कर सकती है, क्योंकि राज्य के पास में हमेशा हमेशा शक्तियां मौजूद होती हैं। इसीलिए संविधान क्या करती है? मध्यस्थता निभाती है। संविधान की निगरानी कौन करता है? न्यायपालिका करती है। तो लोकतंत्र शासन, लोकतंत्र, जिन देशों में लोकतंत्र होता है उन देशों में संविधान का कार्य संविधान का होता है। संविधान का किसका होता है? संविधान का। किसके बीच में? राज्य और नागरिक के बीच, राज्य और जनता के बीच में। जनता अपने अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग ना कर सके और राज्य अपनी शक्तियों का अधिक से अधिक प्रयोग ना कर सके, यह संविधान बैठाता है ताकि जनता का कल्याण हो सके। ये और संविधान की निगरानी कौन करता है? तो आप कहेंगे न्यायपालिका। तो लोकतंत्र, जिन देशों में लोकतंत्र होता है उन देशों में संविधान की यही भूमिका होती है। क्लियर है? बताओ। कभी कोई पूछ दे कि लोकतांत्रिक देशों में संविधान की क्या भूमिका होती है, आप बता सकते हैं कि संविधान सिर्फ और सिर्फ संविधान में बैठाता है ताकि जनता और नागरिक के बीच में, जनता और राज्य के रूप बीच में किसी प्रकार का कोई टकराव ना हो। आज की क्लास को यहीं रखा जाए, ठीक है? और आप लोग एक बार इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से रात में सोचना कि आज हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या समझा, इस पर विचार करना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि क्लास करने के बाद में केवल और केवल आप यहां से हट गए और चीजों को खाना पीना खाने के बाद में जब भी आप लेटें तो एक बार जितनी भी क्लास पढ़ाई गई है, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप इस पर विचार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में हम लोग कल मिलते हैं और कल इसके आगे की कहानी हम लोग प्रारंभ करते हैं, ठीक है? चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।